दोस्तों, दिल्ली में तो सर्दी का आगाज हो ही गया है, पर महाराष्ट्र का माहौल अभी भी गरमाया हुआ है। जैसे आपको पता है, महाराष्ट्र के इलेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, जिनका रिजल्ट 23 नवंबर को आने वाला है। अब क्या कहती है एग्जिट पोल की स्थिति, ये आपको बताएंगे हमारे सहयोगी विशाल अरोड़ा। थैंक यू श्रेया, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अंदर मतदान हो चुका है और उसका जो रिजल्ट है वो 23 नवंबर को आएगा। अब कितनी पार्टियां महाराष्ट्र चुनाव में खड़ी थी, कौन से गुट थे जो महाराष्ट्र चुनाव के अंदर कितनी कितनी सीटों पे खड़े हुए थे, ये सारी जानकारी अभी हम आपको बताएंगे। और हाँ श्रेया, एग्जिट पोल का हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आता है, ये बस एक अंदाजा है जो हम आपको बता रहे हैं। जी हाँ, अब हम आपको बताएंगे कि एग्जिट पोल की क्या क्या स्थिति है और क्या क्या चीज़ें हैं हमारे डेस्कटॉप के माध्यम से, और कौन सी पार्टी का कितना रूलर है और कौन सी पार्टी सत्ते में आ सकती है। क्योंकि हरियाणा के अंदर भी जब चुनाव हुए थे तब एग्जिट पोल का रिजल्ट कांग्रेस की तरफ झुका हुआ था, लेकिन पलटवार के थ्रू बीजेपी सत्ते में आ गई थी। क्या इस बार भी कुछ ऐसा पलटवार हो सकता है? कौन सी पार्टी हो सकती है, कौन सी है असली शिवसेना और कौन सा गुट है जो यहाँ पे अपने आप को साबित करने में लगा हुआ है? चलिए जानते हैं। जी बिल्कुल विशाल, आपने बहुत सही कहा। अब हम अपने ऑडियंस को लेकर चलते हैं आपके डेस्कटॉप की तरफ। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पे चुनाव लड़ रही है और जो कौन सा दल है वो कितने सीटों पे कायम है। तो सबसे पहले बता दें कि कांग्रेस 103 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, वहीं दूसरी ओर शिवसेना 89 सीटों पे, एनसीपी जो शरद का गुट है वो 87 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। एग्जिट पोल के कई सारे निरीक्षण और एजेंसियों के थ्रू हमें पता चला है कि कौन कितनी सीटों से आगे चल रहा है और कहां पे किसका दावेदार हावी है। तो बात करते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के अंदर महायुक्ति गठबंधन को स्पष्ट रूप से बहुमत दिखाई दे रहा है। जो महायुक्ति गठबंधन है उसको एकदम स्पष्ट रूप से बहुमत दिखाई दे रहा है। इन एग्जिट पोल के दावे को नकारते हुए कांग्रेस नेता ने बोला है कि ये सारी की सारी झूठ है, क्योंकि हरियाणा के अंदर भी कुछ ऐसा ही था जिसके अंदर एग्जिट पोल के अंदर कांग्रेस को आगे बताया जा रहा था। अब कांग्रेस को जहां पे आगे बताया जा रहा था वहीं तख्ता पलट करके वहां पे भाजपा की सरकार बन गई थी। अब आपको क्या लगता है कि एग्जिट पोल के ये जो निर्णय आ रहे हैं वो कितने रूप से सही है और क्या गलत है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलिए नीचे चलते हैं। तो दूसरी ओर भाजपा के मिलन देवड़ा महायुक्ति गठबंधन की जीत को लेकर आश्वस्त है, मतलब उनको लगता है कि हमारी जीत निश्चित रूप से होनी है, क्योंकि जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो महायुक्ति गठबंधन के पक्ष में जा रहे हैं। अब देखते हैं कि कौन सी कितनी सीटों के ऊपर क्या क्या चीजें हुई है और कैसे हुई है। तो सबसे पहले नाना पटोले ने दावा किया है कि विदर्भ में अकेले कांग्रेस को 35 सीट मिलेगी। वो दावे के साथ कह रहे हैं कि विदर्भ के अंदर उनको 35 सीटें मिलने के पूरे आसार है। वहीं दूसरी ओर बता दें कि कांग्रेस 103 सीटों पे चुनाव लड़ रही थी, जो शिवसेना है वो 89 सीटों पे चुनाव लड़ रही थी, शरद का गुट जो है वो 87 सीटों पे चुनाव लड़ रही थी, वहीं भाजपा 149 सीटों पे चुनाव लड़ रही थी। आगे अगर देखें तो शिवसेना 81 सीटों पे चुनाव लड़ रही थी, जो दूसरा गुट है, और जो अजित पवार के नेतृत्व में एनसीपी है वो 59 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। एग्जिट पोल के अनुसार महाराष्ट्र महायुक्ति को 152 से 160 सीटें, वहीं एमपीए गठन को 130 से 138 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य के खातों में 6 से 8 सीटें हो सकती है। अब दूसरी ओर बात करें कि पोल डेरी के एग्जिट पोल के अनुसार महायुक्ति को 150 से 170 सीटें व एमपी गठन को 110 से 103 सीटें ही मिलेगी, जबकि अन्य के खाते में फिर से वही 8 या 10। अब दूसरी ओर अनुमान लगाया कि पी मार्ग एग्जिट पोल के अनुसार महाराष्ट्र महायुक्ति को 137 से 157 सीटें मिल रही हैं, वहीं दूसरी ओर एमपी गठन को 126 से 146 सीटें ही मिल पा रही है और अन्य के खाते के अंदर मात्र 2 से 8 सीटें मिल रही है। अब थोड़ा सा कैमरा जूम करके मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि भाजपा मैट्रिक्स से 150 से 170 सीटें मिली है, वहीं चाणक्य स्ट्रीट से 152 से 160, पीपुल प्लस से 175 से 195, पोल डेरी से 122 से 186 व पी मार्क से 137 से 157। अब बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस चल रहा है 110 से 130 मैट्रिक्स में, चाणक्य स्ट्रीट में 130 से 138, पीपल प्लस में 85 से 112, पॉल डेरी में 69 से 121, पी मार्ग में 126 से 146। और अन्य की बात करें तो 8 से 10 पहले में है, 6 से 8 दूसरे में है, पीपल प्लस में 7 से 12, पॉल डेरी में 12 से 29 और पी मार्ग में 2 से 8। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि ये जितने भी सीटों पे चुनाव लड़े गए हैं, अब इसके अंदर महायुक्ति गठबंधन यानी भाजपा यानी देवड़ा जी के पूरे आसार ये है कि भाजपा की सरकार आ सकती है। लेकिन इससे पहले जो भी राजनेता रहे हैं, जितने भी गुट यहाँ पे हैं, शिवसेना की क्या यहाँ पे रणनीति है, कौन भाजपा के साथ एनडीए अलायंस के साथ इंक्लूड है
और कौन इंडिया अलायंस के साथ इंक्लूड है, उन सभी की बात हम कर रहे हैं। अब बात ये आती है कि इसमें क्या क्या मुद्दे हैं जो इस बार इनको नेता बना सकते हैं। अभी मेरे साथ श्रेया ज्वाइन करेगी और मुझसे कुछ सवाल पूछेगी कि क्या क्या मुद्दे हैं जो इस बार महाराष्ट्र चुनाव में हाईलाइटेड रहे थे। तो दोस्तों, अभी आपने सुना कि कौन सी पार्टी कितने सीटों से चुनाव लड़ रही है, कौन सी पार्टी आगे रूल कर रही है और क्या क्या चीज़ें थी जो ये एग्जिट पोल के अंदर आपको सुनने को मिली है। अब मैं श्रेया जी से ये जानना चाहूँगा कि जनता के क्या सवाल हो सकते हैं महाराष्ट्र चुनाव को लेके। देखिए, जनता का जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि मैं भी एक जनता में ही आती हूँ, कि लीडरशिप क्वालिटी किस में ज़्यादा अच्छी है, कौन सी पार्टी में लीडरशिप क्वालिटी सबसे बेहतरीन हो सकती है। जो करंट गवर्नमेंट है उनकी भी लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर गवर्नमेंट चेंज होगी तो बहुत सारे नए नए बदलाव किए जा सकते हैं। अगर भाजपा की सरकार आती है तो भी अच्छा है, या कोई दूसरी सरकार आती है तो एक चेंज देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो भी नई सरकार आती है अपने नए वादे के साथ आती है और कौन सी सरकार अपने वादों के साथ खरी उतरती है यही जनता को देखना होगा। और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। मुझे ये लगता है कि सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो ये पड़ना चाहिए, जो मुंबई का जो स्लम एरिया है वो 42% है और 42% के अंदर क्राइम रेट भी बहुत ज़्यादा है, ड्रग्स का रेट भी बहुत ही ज़्यादा है और उस स्लम एरिया की वजह से पानी की समस्या भी एक मेजर इशू बना हुआ है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट अगर उस स्लम एरिया को सही करने का ट्राई करे तो मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन हो सकता है, और अगर वो चेंज होता है तो मुंबई एक नई मुंबई की तरह दिखेगा, एक नवी मुंबई का भी पार्ट है। अगर स्लम एरिया सही होता है तो वो भी एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। क्या धारावाही को चेंज करके वहाँ की चीज़ों में एक नया बदलाव लाया जा सकता है। और मैं आपको ये एक और बात बता दूं कि अगर महाराष्ट्र इलेक्शन के अंदर कोई भी पार्टी रूल करती है तो उनको सबसे पहले स्लम एरियाज पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। जी बिल्कुल सही कहा विशाल आपने। तो आज की वीडियो हम यहीं पे ऐड करते हैं और जो भी आगे अपडेट होंगी हम आपको देंगे TFC मीडिया पे। ऐसी और खबरों के लिए कनेक्ट टू TFC मीडिया। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी पार्टी लगती है जो महाराष्ट्र में आएगी।